जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। आइए मेरे भाई, आप सभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज जो देखने वाले हैं ओनली साइंस का क्लास चलेगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पिछले क्लास में बताया था कि साइंस का क्लास और जीके का क्लास जो मिक्स आ रहा है उसको अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। अब इससे होगा यह कि क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आपको समझा पाएंगे हम, समझ रहे ना। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, है ना। 20 क्वेश्चन होगा और आपको जो है सेट लगाने में भी अच्छा लगेगा। तो सेट लगाइएगा। जो नए छात्र हैं आप सभी को बता दें, अगर आप सभी लोग सेट लगाना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगाना है, ठीक ना। और लास्ट में स्कोर बताना है कि सर इतना में से इतना सही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। काफ़ी अच्छा होने वाला है सेशन, तो लाइक वगैरह जो होगा कर दीजिएगा आप लोग। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है। ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, राइट आंसर लगाइए आप लोग, अपना लगा लिए। देखिए राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगाए हैं आप सही लगाए हैं। अब जिसका एक बार गलत हो गया ना मेरे भाई, वो गलत रहने दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में स्कोर बताना है आप सभी को, ईमानदारी से लगाइएगा सेट, मेरा कहना मतलब ये है। तो देखिएगा ओजोन परत में ह्रास यानी कि क्षति जो हो रहा है किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जो है ना संकेत होता है CFC। ये देखिए नाम से ही आया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी पहले सी का मतलब है क्लोरीन, देखिए क्लोरीन से बन गया है क्लोरो। फिर एफ का मतलब है फ्लोरीन, तो इससे बन गया फ्लोरो। फिर लास्ट का सी का मतलब है कि कार्बन, तो बन गया कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, समझ गए। तो आम जिंदगी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो ओजोन परत है मेरे भाई, यह किस मंडल में स्थित है, तो कहिएगा सर समताप मंडल में, आप बताए हैं, है ना। समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है ओजोन का, तो O3 होता है। अब जब अल्ट्रा वायलेट रेस जब पड़ता है ना इस CFC पर, तो इसमें से क्लोरीन जो है टूटकर अलग हो जाता है। अब इस टूटे हुए क्लोरीन में इतना क्षमता है कि यह ओजोन के जो O3 है, ये इसके हजारों अणुओं को नष्ट करने का क्षमता रखता है। ये तो सोच सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा, समझे। तो भाई ये क्वेश्चन कर रहा है। अब याद रखने वाला पॉइंट बस ये है, ध्यान में रखिएगा ओजोन परत किस मंडल में, कहिएगा समताप मंडल में। इसका रासायनिक फार्मूला O3 होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का संकेत CFC होता है। और यह किससे निकलता है, तो जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह होता है ना, उससे ये निकलता है। अच्छा, एक होता है फ्रेओन, आप सभी लोग बुक में पढ़े होंगे फ्रेओन, है ना। फ्रेओन के बारे में पढ़े होंगे। सर ये फ्रेओन क्या है, तो जिस प्रकार से आप जैसे मोबाइल बोलिए और एप्पल बोलिए, तो मोबाइल क्या है, तो हाँ मोबाइल, सभी मोबाइल को हम मोबाइल बोल सकते हैं, लेकिन एप्पल उसका एक ब्रांड है। उसी तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक ब्रांड आता है ना। शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है फ्रिज वगैरह में ठंडा हवा आने के लिए। तो फ्रेओन नामक एक जो है लिक्विड वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ठंडा हवा के लिए। तो फ्रेओन वही है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेओन उसका एक ब्रांड है, समझ गए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन सारे पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो ज़्यादा डीपली में जाने को होगा डीपली में समझाएंगे, जो इजी वे में समझाना होगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है वही हम बताएंगे बस, ठीक है। देखिए जल का घनत्व तो पूछ रहा है कि 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही है किस ऑप्शन के लिए, ये आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहिएगा सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसका मतलब क्या है, तो आप सभी लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जो जल का घनत्व होता है वो सर्वाधिक किस डिग्री पर होता है, तो कहिएगा हाँ सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो सवाल आपसे उल्टा भी पूछ सकता है कि 4 डिग्री सी पर जो है जल का घनत्व सर्वाधिक तो होता है, लेकिन कितना होता है, तो वही ये लिखा हुआ है 1 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, समझे। सवाल दोनों तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है, बताइए। विकिरण के परमात्रा सिद्धांत के संस्थापक, तो भाई याद रखिएगा प्लैंक साहब को। इसका पूरा नाम है मैक्स प्लैंक। तो इसका जो विकिरण का परमात्रा सिद्धांत है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, कहिएगा किस नाम से सर, तो प्लैंक नाम लिखवा देते हैं, याद रखिएगा प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत। अब ये क्या है, प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, नाम से ये स्पष्ट है कौन निकाला होगा, इसके सिद्धांत के संस्थापक कौन होंगे, तो भाई मैक्स प्लैंक होंगे। तो इसका दूसरा नाम भी है विकिरण के परमात्रा सिद्धांत। यदि ये नाम पूछ रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम नहीं है, तो याद रखना है आप सभी को मैक्स प्लैंक है इसके संस्थापक, समझ गए। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा कह रहे हैं कि जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है, लपट मतलब समझ रहे हैं जो गैस वेल्डिंग में किया जाता है वही है ये लपट। तो जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर वो छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं, देखते हैं ना जो गैस वेल्डिंग वगैरह किया जाता है तो जो प्रकाश निकलता है उसी के बारे में सवाल कर रहा है कि उसको हम किस रूप में देखते हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए।
देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ दिया जाता है, बताइए काला क्यों होता है। तो कहिएगा सर राइट आंसर क्या हो जाएगा। हाँ देखिए जो डी लगाए हैं वो सही है। काली सतह जो होता है वो उष्मा की अच्छी अवशोषक होता है। ये नहीं लगेगा कि काली सतह जो उष्मा का सुचालक होता है। यहाँ उष्मा का सुचालक से हमको क्या लेना देना है, उष्मा का अवशोषक है, यानी गर्मी को ज़्यादा सोखता है तो खाना जल्दी बनेगा, इसीलिए जो है ना काला सतह से कोटिंग किया जाता है उसका, जो खाना पकाने वाला बर्तन वगैरह होता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं, क्या वजह है। संवेदी मतलब कि ज़्यादा कुशल होता है गैस तापमापी, क्या वजह है। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है इस वजह से। अब नहीं समझेंगे, समझाते हैं। देखिए जैसे नॉर्मली समझ लीजिए कि कोई टैंक है, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है, ये नॉब है इसका भरने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि गैस भरा हुआ है, तो गैस के पास क्या क्षमता है, जब इसको ज़्यादा इसको चारों तरफ से हो सकता है गर्मी मिल रहा है तो गैस फैलने का इसमें गुण रहता है ना, गर्मी मिलेगा तो ये फैलेगा, तो वही दिख रहा है यहाँ पर प्रसार। तो इसका जो फैलने का गुणांक होता है या काफ़ी तेज गति से ये फैलता है, जैसे ही इसको मिलेगा, क्योंकि ये गैस है, अब द्रव है तो द्रव उतना स्पीड नहीं फैलेगा, लेकिन गैस तो तुरंत फैल जाता है, समझ रहे ना। तो ये जो गैस तापमापी होता है, गैस के छोटे छोटे कण को समझ लीजिए, नॉर्मली एकदम आम भाषा में आपको समझाते हैं कि गैस में तो बहुत छोटे छोटे कण हैं, तुलनात्मक किसके, द्रव के। तो द्रव में क्या है, थोड़ा मोटा मोटा कण होगा, और गैस में और भी छोटा छोटा कण होगा। तो ये जब फैल करके ऊपर भागता है तो जो ये गैस तापमापी है उसको तुरंत रीडिंग कर लेता है, इसका कौन कौन सा कण उठ करके ऊपर जा रहा है ना। सारे छोटे छोटे कण को बारीकी से ये नाप लेता है। लेकिन द्रव क्या होता है, द्रव का जब कण ऊपर उठ करके जाएगा तो इसमें कई सारे कण चिपके हुए होते हैं, मोटा होता है ना ये कण, तो ये मोटा होता है तो ये उठ करके ऊपर जाएगा, तो सारे कण को तो ये नहीं नाप सकता है इसका जो। लेकिन गैस वाला एकदम छोटा छोटा होता है कण इसका, तो सारे कण को आसानी से नाप लेता है गैस तापमापी। इसलिए होता है ये क्या अच्छा इसको माना जाता है गैस तापमापी को द्रव मापियों की तुलना में, है ना, ज़्यादा संवेदी होते हैं, ज़्यादा कुशल होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे सटीक आंसर क्या होगा, कहिएगा सर गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है ना, तेज गति से ये फैलता है और तेज गति से ये रीडिंग भी कर लेता है ये गैस तापमापी, इसलिए जो है अधिक कुशल होता है। समझ गए, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, बताइए एक श्वेत तथा चिकनी सतह। तो भाई देखिए एक तो ये श्वेत कह रहा है, कहने का मतलब ये प्रकाश को है ना अवशोषित नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। और दूसरी बात कह रहा है चिकनी सतह है, मतलब और तेज गति से रिफ्लेक्ट करेगा। लगाइए आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं भाई, देखिए सबसे क्या कह रहा है, चिकनी सतह है तो ये अच्छे से क्या करेगा, अच्छी परावर्तक हो सकता है, अच्छी परावर्तक हो सकता है। ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में खराब परावर्तक कह रहा है, जबकि यहाँ पर सतह चिकनी है तो अच्छी परावर्तक वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, श्वेत है, जो सतह है वो कैसा है, श्वेत है, तो ताप की अच्छी अवशोषक, कहिएगा नहीं सर अवशोषक तो नहीं है। श्वेत पर क्या करता है, प्रकाश के जितने भी कण होते हैं या उष्मा को क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो सोखता नहीं है। अभी पिछले क्लास में जो बर्तन वाला बताए हैं, है ना, तो उसके अपोजिट श्वेत क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो शोषक नहीं होता है। तो शोषक नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ताप का वो खराब अवशोषक है। मतलब समझ रहे हैं, जब सोखता नहीं है तो खराब ही अवशोषक है ना वो, समझ रहे हैं ना, वो जब रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सोख नहीं रहा है तो खराब अवशोषक बोल सकते हैं उसको। तो ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, वजह क्या अच्छा परावर्तक का, तो सतह चिकना है इसलिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, एक क्षारकीय, द्विक्षारकीय है या फिर त्रिक्षारकीय, चतुक्षारकीय है, बताइए। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहिएगा सर द्विक्षारकीय। देखिए द्विक्षारकीय मतलब समझ रहे हैं क्या, जब सल्फ्यूरिक एसिड को जल में मिलाया जाता है ना, तो जो ज़्यादा H+ आयन देगा उसी को कहेंगे कि हाँ, जो जितना ज़्यादा H+ आयन दे रहा है वो उतना क्षारकीय कहलाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जब जल में मिलाया जाता है तो यह डबल H+ आयन देता है, 2 H+ आयन निकाल करके बाहर देता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं द्विक्षारकीय एसिड। नाम याद रखिएगा, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और एक और याद रखिएगा कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है, H2CO3 इसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। तो ये एक तो H2CO3 हो गया और आपका एक H2SO4 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों का क्या होता है, द्विक्षारकीय एसिड कहलाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ये दोनों नाम याद रखिएगा। एक क्षारकीय, ये त्रिक्षारकीय आपको नहीं समझाएंगे, ये भी नहीं समझाएंगे, बस आप एक क्षारकीय का भी याद रख लीजिए। एक क्षारकीय का कौन कौन सा हो जाएगा, एक बार लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। एक होता है HCl, यानी कि आपका क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पढ़े होंगे आप सभी लोग HCl, है ना। और अगला फिर एक और लिखिएगा, इसका 3 होता है, 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक होता है आपका HNO3, आप सभी को जिसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। एक और याद रखिएगा मेरे भाई, क्या, तो कहिएगा सर एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। ये जो है ना एक क्षारकीय होता है और द्विक्षारकीय हो जाएगा कौन कौन सा, एक H2SO4 और एक कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है।
तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा इन दोनों को जो है एक क्षारकी और द्विक्षारकी को। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। विद्युत तापी साधन मतलब समझ रहे हैं वही हीटर वगैरह जो होता है या खाना पकाने वाला जो आप देखते होंगे अभी जो मशीन वगैरह आ गया है ना, डायरेक्ट बर्तन रख दीजिए खाना बन जाएगा। तो वही जो हीटर वगैरह हो गया या फिर आपका आयरन करने वाला जो आता है, तो उन सब का जो तापी घटक बना होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो कहिएगा हाँ सर वो नाइक्रोम का बना होता है। देखिए चीज़ वही है, सीधा पूछता है कि भाई हीटर का तार जो है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, लेकिन सवाल को घुमा घुमा करके पूछा है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछता भी है, समझ रहे हैं। तो नाइक्रोम का बना होता है। अब नाइक्रोम का मतलब क्या समझ, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। एक तो निकेल मिला हुआ होता है, निकेल, और एक मिला रहता है क्रोमियम। इसी से ये शब्द बना हुआ है क्रोमियम, ठीक है। माने निकेल और क्रोमियम दोनों को मिला करके बोल देता है क्या, नाइक्रोम, ठीक है। अलग शब्द एक बना दिया नाइक्रोम। तो निकेल कितना होता है कहिएगा सर 80% निकेल रहता है और 20% इसमें क्रोमियम मिलाया गया होता है। इसके अलावा भी हल्का फुल्का लोहा वगैरह मिलाया जाता है ताकि जो है ना गर्म ज़्यादा अच्छे से हो। तो अदर भी होते हैं एक दो, आपका लोहा हो गया है ना, इस पर मैंगनीज वगैरह भी मिलाया जाता है। लेकिन जो याद रखना है आपको, निकेल 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। हल्का फुल्का इसको कम करके थोड़ा सा लोहा भी मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, निकेल और क्रोमियम को ही नाइक्रोम कहते हैं, ठीक है। तो जो हीटर वगैरह उसमें यही यूज किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए कह रहा है कि नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है, बताइए। अनुमानतः कितना होता है नींबू के रस का पीएच मान। तो कहिएगा सर याद किए हैं नींबू के पीएच का मान 2 से 3 होता है। तो 2 से 3 तो ऑप्शन में है नहीं, तो सटीक आंसर क्या होगा कहिएगा, हाँ सर 7 से कम बोल सकते हैं। 7 के बराबर नहीं कहना है, 7 से अधिक भी नहीं कहना है, और संभव नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है संभव, क्योंकि 7 से कम होता है। कितना होता है, 2 से 3 के आसपास का होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सटीक सी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको डिटेल में समझाएंगे, पहले आंसर लगाइए। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहिएगा सर कैथोड पर आकर ये जो है जमा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। विशुद्ध मतलब क्या समझ रहे हैं आप सभी लोग, कई सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होंगे। विशुद्ध मतलब होता है और भी ज़्यादा शुद्ध, समझे। विशुद्ध मतलब अशुद्ध नहीं समझ लीजिएगा, विशुद्ध माने हुआ और भी ज़्यादा शुद्ध। अब इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, विशुद्ध माने और भी ज़्यादा शुद्ध। अब देखिए डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। ये विद्युत परिष्करण की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है। जैसे कोई लिक्विड है और वो लिक्विड है, उसमें से कॉपर वगैरह यानी धातु ही पदार्थ कुछ उसमें मिला हुआ है। जैसे ये लिक्विड है, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड तो है ही, इसके अलावा इसमें CuSO4 हम मान लेते हैं, यानी कि आपका कॉपर सल्फेट इसमें मिला हुआ है। तो कॉपर क्या है कि यहाँ सर एक धातु है, ठीक है। तो ये वाला एसिड है। अब इसमें से हमको कॉपर अलग करना है, तो कैसे करेंगे भाई। तो इसी प्रक्रिया में, यानी कॉपर एक धातु है, तो इसी में आपका जो है विद्युत अपघटन वाला प्रक्रिया अपनाया जाता है। मतलब एक इसमें इलेक्ट्रोड डाला जाता है ना, 2 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। एक को हम कहते हैं कैथोड, हम C से डिनोट करते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एनोड, इसको हम A से डिनोट करते हैं। तो कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो कहिएगा माइनस, और एनोड पर मेरे भाई प्लस चार्ज होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, कैथोड पर माइनस चार्ज और एनोड पर प्लस चार्ज। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कॉपर क्या होता है, कॉपर क्या है कहिएगा सर, ये धन आवेशित आयन है ना, यानी इसमें करंट जा सकता है, तो धन आवेशित आयन होता है। ये धन आवेशित आयन कहाँ पर जाकर के जमा हो जाएगा, कहिएगा सर कैथोड पर जाकर के जमा हो जाएगा। अब इसका धन आवेशित मतलब समझ रहे हैं, इसके ऊपर प्लस चार्ज है कॉपर के ऊपर। तो ये जब प्लस है तो प्लस क्या खोजेगा, कहिएगा हाँ सर ये माइनस खोजेगा। तो ये जाकर के कहाँ जमा होगा, ये कैथोड पर जाकर के जमा होगा। और जो आपका अशुद्ध पदार्थ है उस पर होता है माइनस चार्ज, वो कहाँ जाकर के जमा होगा, तो कहिएगा सर इसके पास प्लस है, ये जाकर के माइनस वाला इसके पास जाकर के जमा हो जाएगा, एनोड पर जाकर के जमा हो जाएगा। तो अशुद्ध पदार्थ कहाँ जमा होता है, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अशुद्ध पदार्थ कहाँ जमा होगा, तो भाई एनोड पर जमा होगा। और शुद्ध पदार्थ या विशुद्ध पदार्थ कहा जाए कहाँ जमा होगा, तो भाई वो हो जाएगा कैथोड पर जाकर के जमा। कैथोड पर काहे जमा होगा कि भाई इसके पास माइनस चार्ज है, और एनोड पर अशुद्ध क्यों जमा होगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है। समझ गए, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है। तो भाई जिसका ना संयोजकता अधिक होगा वो अधिक सशक्त जो है स्कंदक कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिंक क्लोराइड, जिंक का यहाँ पर कितना होता है, तो कहिएगा सर जिंक का होता है +2। एल्युमिनियम का कितना होता है, तो कहिएगा सर एल्युमिनियम का होता है +3, इसका संयोजकता। बेरियम का कितना होता है मेरे भाई, तो बेरियम का भी +2 ही होता है। और मैग्नीशियम का कितना होता है, तो कहिएगा सर मैग्नीशियम का हो जाता है, इसका भी +2 ही होता है। समझ गए। तो इन सब का +2 होता है, एकमात्र ये यहाँ पर एल्युमिनियम देखिए जिसका कि +3 होता है। तो सबसे अच्छा स्कंदक किसको बोल देंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड को बोलेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सोडा वाटर में होता है क्या, बताइए। सोडा वाटर
तो भाई सोडा वाटर यानी कि वाटर ही होता है, लेकिन उसमें अधिक उच्च दाब पर ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो सोडा वाटर यानी पानी में जब उच्च दाब पर प्रेषित करके मिला दिया जाता है ना, तो उसी को सोडा वाटर बोलने लगते हैं। तो भाई क्या है, H2O और CO2 को जब मिला दिया जाता है तो सोडा वाटर बन जाता है। सोडा वाटर का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, तो H2CO3 कह देंगे, ये वाला O जो है इसके साथ जाकर के जुट जाता है तो H2CO3 होता है, ये सोडा वाटर का फार्मूला। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अधातु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा अधातु के बारे में कह रहा है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे सवाल किया जाए कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु, तो ब्रोमीन होगा। और कह दिया जाए कि कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला एकमात्र धातु, तब लगाइएगा मरकरी। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रोमीन जो है यह किस ग्रुप में पाया जाता है आवर्त सारणी में, तो कहिएगा सर आवर्त सारणी में वर्ग 17 में ये पाया जाता है। अच्छा, वर्ग 17 को क्या कहते हैं, तो हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एकमात्र अधातु जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन, और एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है मरकरी। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई पड़े। देखिएगा पूछ रहा है कि जैव मंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है, इनमें शामिल कौन कौन सा है, जल मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल। बताइए कौन कौन सा शामिल है, ये नंबरिंग करके पूछ रहे हैं आपसे। तो भाई आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी छांट सकते हैं। इतना तो आपको पता नहीं कि जल मंडल यानी कि पानी में मछली वगैरह कई सारे जानवर वगैरह रहते हैं ना, तो जल मंडल तो रहते हैं भाई, इसमें जीव तो रहते हैं। स्थल मंडल कहिएगा हाँ सर, स्थल मंडल में तो हम सब खुद हैं और भी कई सारे जीव जंतु रहते हैं। तो जल मंडल और स्थल मंडल इतना तो आपको पता है, भले आप समताप मंडल क्षोभ मंडल के बारे में नहीं जानते हैं। तो छांटिए, अब 1 और 2 तो फिक्स है। तो देखिए इसमें तो 1 कहीं दिया ही नहीं है ऑप्शन डी में, तो ये वाला तो वैसे भी छट गया। इसमें देखिए 1 दिया है तो 2 नहीं दिया है, तो वो भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 1 दिया है तो 2 नहीं दिया है, अब छट गया। तो बच गया क्या, हाँ ऑप्शन बी बच गया, और ऑप्शन बी बिल्कुल सही भी है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए बी में क्या दे रखा है, एक्स्ट्रा 4, तो क्षोभ मंडल। हाँ मेरे भाई, तो एक तो जल मंडल हो गया, इसमें रहता ही है। स्थल मंडल पे हम सभी लोग रहते ही हैं। इसके बाद का जो पृथ्वी का जो लेयर है, इसके बाद का जो स्टार्ट होता है लगभग 10 से लेकर के 18 किलोमीटर की दूरी ऊंचाई तक, उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल में भी कई सारे जो आपका बैक्टीरिया हो गया, विषाणु कीटाणु सब हो गया, ये सारे पाए जाते हैं उसी में। क्षोभ मंडल में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि हम सभी को नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है, तो वो क्षोभ मंडल तक में रहते हैं। यानी कि जल की गहराइयों से लेकर के क्षोभ मंडल तक की ऊंचाइयों तक जीव रहते हैं, समझ लीजिएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा, जल मंडल, स्थल मंडल और क्षोभ मंडल। इसके बाद का मध्य मंडल, ये समताप मंडल, मध्य मंडल वगैरह आता है, तो इसमें जीव नहीं होते हैं, समझ रहे। समताप मंडल में तो ओजोन परत है, आप सभी को बताया ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणता मानक का 24 घंटे का औसत क्या है। ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ा सा उठपटांग सा लग रहा होगा, देखिए आपको समझाते हैं। इसका देखिए पहले राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर 1.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है। अब इसका मतलब आपको समझाते हैं, सवाल क्या कहना चाह रहा है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र आप सभी को पता होगा जहाँ पर कि कल कारखाने वगैरह ज़्यादा होता है। तो सरकार क्या करती है, वहाँ की वायु की जांच करने के लिए, वायु का जांच करने के लिए वहाँ पर मशीन लगाता है। और वो मशीन क्या देखता है कि भाई 24 घंटे में जो वहाँ का वायु है उसमें लेड का मात्रा कितना मिल रहा है। लेड मतलब हो रहा है शीशा, समझ रहे ना, कांच नहीं समझिएगा, कांच अलग चीज़ है। ये अलग बात है कि कांच बनाने के लिए लेड से ही कांच बनता है, लेकिन कांच का संरचना अलग होता है, वो ठोस होता है और क्रिस्टलीय होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन लेड अलग चीज़ है, ठीक है। तो वायु में लेड की मात्रा आपको मिल सकता है, कांच का मात्रा नहीं मिल सकता है। तो वही ये कह रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में जो मशीन लगाया जाता है वो देखता है कि भाई 24 घंटे में जो वायु है उसमें लेड की मात्रा कितना मिल रहा है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें यदि लेड की मात्रा 1.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मिल रहा है तो माना जाता है कि ठीक है, वायु की शुद्धता यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि हो जाए तो फिर वहाँ का वायु प्रदूषित ज़्यादा हो रहा है। और ग्रामीण एरिया में कम से कम कितना कहा गया है, तो भाई 1.5 नहीं, उसमें ग्रामीण एरिया में 1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए ग्रामीण एरिया में, तब ग्रामीण एरिया का वायु शुद्ध माना जाता है। इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर नुकसानदायक है, समझ गए। वैसे आप कहिएगा सर जो 1.5 इससे सर 0.5 तो ज़्यादा ही है औद्योगिक वाला, तो नुकसानदायक तो है ही मेरे भाई, है ना, इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। लेकिन इससे ज़्यादा यदि औद्योगिक में होने लगे तो समझिए फिर ज़्यादा नुकसानदायक है, समझें। तो यहाँ पर सिर्फ औद्योगिक के बारे में पूछ रहा है, तो आपको लगाना है क्या, कहिएगा सर 1.5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो भाई ध्यान रखिएगा, यदि गंदे जल का ऑक्सीकरण कर दिया जाता है तो जो नाइट्रोजन उसमें होता है वो नाइट्रेट के रूप में बदल जाता है। पहले वो बदलता है नाइट्राइट के रूप में यानी NO2 के रूप में, फिर आगे चल करके वो NO3 बन जाता है यानी नाइट्रेट बन जाता है। समझ गए। तो जो गंदे जल होते हैं उसका यदि हम ऑक्सीकरण कर दें तो वो नाइट्रेट के रूप में रहता है, उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में रहता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, कह रहा है कि बताइए किसी 100 ओमेगा है ना 100 ओमेगा वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो बताइए प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। तो भाई विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा, V=IR होता है ना। तो I यहाँ पर दे रखा है, कहिएगा हाँ सर 2.2 एम्पियर दे रखा है, तो 2.2 कीजिए और इंटू कीजिए कितना, यहाँ पर 100 ओमेगा, तो 100 से कर देंगे गुना, है ना। ओमेगा क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है ना, ओमेगा ओमेगा में मापा जाता है, तो 100 ये है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा सर 2.2 होगा, 2 शून्य रख देंगे, लेकिन यहाँ पर कितना, एक अंक के बाद शून्य, यानी कि कितना हो गया टोटली, तो भाई पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर 220 निकलेगा। 220 क्या है भाई, तो वोल्ट में इसको मापते हैं, क्योंकि विभवांतर बोल रहा है। तो 220 वोल्ट किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, न्यूमेरिकल से था तो ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है। स्वीकार्य आपको शब्द याद नहीं रखना है, बस आप ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा को देखना है। बताइएगा भारत में ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा कितनी है। तो भाई ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 40 से 45 डेसिबल के बीच ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा। अब जो शहरी एरिया औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि गाड़ियों वगैरह का शोरगुल होता है। तो वहाँ पर यदि आपको ये बता दिया जाए कि भाई औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बताइए, जहाँ पर शहरों वगैरह के बारे में, तो 50 से 55 आपको लगाना है डेसिबल। यदि गाँव में बोला जाए तो 40 से 45 के बीच, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है काजू की फसल पर एंडोसल्फान के छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर तक प्रदूषण हो गया था। यह कहाँ का घटना है। तो भाई ध्यान रखिएगा, ये ना केरल का घटना है, केरल स्टेट का घटना है। और कौन सा जिला, यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कासरगढ़, याद रखिएगा कासरगढ़ नामक एक जिला है, वहीं पर यह हुआ था। मतलब काजू की खेती किया जा रहा था तो ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो गया था, तो उसको कीड़े मकोड़े को मारने के लिए ये एंडोसल्फान नाम का जो है कीटनाशक का उपयोग किया गया था। एंडोसल्फान एक कीटनाशक दवाई है, उसी का इस्तेमाल किया गया था। और वो भी एयर छिड़काव किया गया था, मतलब कि जो ड्रोन वगैरह होता है उससे छिड़काव किया गया था पूरे काजू की फसल में। इससे क्या हुआ कि केरल का ना लगभग 11 पंचायत के आसपास जो है ना उससे प्रभावित हो गया। कई सारे वहाँ पर जो है बच्चे विकलांग पैदा होने लगे, कई सारी कैंसर वगैरह बीमारियां होने लगी। समझ रहे ना। तो ये एंडोसल्फान जो एक प्रकार का कीटनाशक है। अब एंडोसल्फान कीटनाशक इसलिए साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ध्यान रखिए ये केरल का घटना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब आप सभी का क्लास यहाँ पर एंड होता है। स्कोर क्या रहा आप सभी का कमेंट में जरूर लिखिएगा। पिछला क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर से देखिएगा। और यदि आप सभी लोग पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर फ्री में आप सभी को पीडीएफ मिल जाता है। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।